फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन के जितने भी काइंड्स होते हैं, कितनी तरह के प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था या मैनर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उन प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे से की मीनिंग देने वाले जितनी भी प्रीपोजिशन होती है। फ्रॉम माने से होता है, सिंस माने से होता है, बाय माने से होता है, विद माने से होता है, इन माने से होता है, वाया माने से होता है और फॉर माने भी से होता है। हम लोगों ने इससे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हमें समझ में आया था कि सिंस फॉर यूज़ किया जाता है। तो सिंस जो यूज़ किया जाता है वो निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है। जब समय निश्चित होता है, जब ये क्लियर होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे अगर हम बात करें कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे निश्चित होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। वैसे तो सबका मतलब सही होता है। तो जहाँ पर हम लोग निश्चित समय की बात करेंगे 2 बजे, 3 बजे या 1945 से 1960 तक, तो ये सब निश्चित समय होता है। तो यहाँ पर से के लिए तो किसी भी तरह की हमको डिस्टर्बेंस आनी ही नहीं है, क्योंकि सिंस माने जो से होता है ये ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आए। जैसे कि कॉमन में लोग ये सोचते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आता है सिंस और फॉर, तो ऐसा नहीं है। कॉमन सेंटेंस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मैं 2 बजे से पढ़ता हूँ या मैं 2 घंटे से पढ़ता हूँ, इस तरह की बातें आती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सोच सकते हैं कि वो केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आता है, इसलिए हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आता है, वो कॉमन में हर जगह आता है। तो सिंस माने जो से होता है वो निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो निश्चित समय क्या होता है, वो कोई भी टाइमिंग हो सकती है। और उसी जगह पर जो फॉर होता है वो भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लोग बात करते हैं, लेकिन ये से जो होता है ये अनिश्चित समय के लिए होता है। जब समय निश्चित होता है तो हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं सिंस, लेकिन जब समय अनिश्चित होता है तो हम लोग वहाँ फॉर लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए 2 घंटे की बात बोल रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि 5 साल से, 10 साल से, 25 साल से, ये जितनी भी बातें होती हैं इसके बारे में हम कुछ क्लियर एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते हैं। जब हम एग्जैक्टनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर अनएग्जैक्ट होते हैं, कंफर्म नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि निश्चित समय के लिए से में सिंस का यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए से में फॉर का यूज़ करते हैं। अब जो बात सोचने वाली है वो ये है कि सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी टेंस के सेंटेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका यूज़ आ रहा है तो आप इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात आता है बाय और फ्रॉम। बाय और फ्रॉम की बात आ रही है, तो बाय माने भी से होता है, फ्रॉम माने भी से होता है, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। फ्रॉम ऐसी जगह पर आता है जब सब्जेक्ट मेन होता है, जहां पर सब्जेक्ट एक्टिविटी करता है। सब्जेक्ट जो है वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि सब्जेक्ट अपना एक्शन खुद कर रहा है अगर, और से की मात्रा आ रही है तो वहां पर फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे मैंने ये किताब राम से लिया, आई टुक दिस बुक फ्रॉम राम। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि लिया तो मैंने ना, एक्टिविटी मैंने की है, एक्शन सब्जेक्ट ने किया है। अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है किसी भी तरह का तो समझ लेना वहां पर से के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन जब काम सब्जेक्ट का हो रहा होता है लेकिन करता कोई और है, जैसे मैंने ये राम से करवाया है, आई डिड दिस बाय राम, तो अगर हम यहाँ पर बाय राम अगर लिखते हैं तो यहाँ पर कर कौन रहा है, क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज डूइंग, कौन कर रहा है। तो वहाँ पर राम कर रहा है, लेकिन काम किसका हो रहा है, काम मेरा हो रहा है। तो जहाँ पर एजेंट काम करने लगता है और से आता है तो वहाँ पर हम लोग बाय का यूज करते हैं, जो समझने वाली बात है।
उसके बाद में हम लोग इन और विद के बारे में बात करते हैं। इन और विद में क्या कॉम्बिनेशन होता है, जब हम किसी काउंटेबल नाउन में से की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग विद का यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन है, जब हम लोग काउंटेबल नाउन में से की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग विद लगाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, या मैं जैसे भी लिखता हूँ, पर्टिकुलर मैं जिस चीज से लिखता हूँ उस चीज को सिंगल में यूज करता हूँ, डबल में यूज करता हूँ, ट्रिपल में यूज करता हूँ, उस चीज की कुछ तो क्वांटिटी होगी, उसको काउंट किया जा सकता है। तो जिसे काउंट किया जा सकता है वहां पर अगर से आता है तो हम लोग वहां पर विद लगा देंगे, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है वहां पर अगर से आता है तो वहां पर इन लगाते हैं। इसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिनने वाला क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं इंक से लिखता हूँ, मैं पानी से लिखता हूँ, मैं खून से लिखता हूँ। अगर इस तरह की बातें आती हैं कि मैं किस तरह से लिखता हूँ तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन वहां पे आएगा आई राइट। अगर हम मार्कर बोलेंगे तो विद मार्कर बोलेंगे, लेकिन अगर हमको इंक बोलना है तो आई राइट इन इंक, ना कि विद इंक। विद इंक अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विद मार्कर, मार्कर को तो काउंट किया जा सकता है लेकिन इंक को नहीं काउंट किया जा सकता। कोई ये नहीं कहता है भैया एक इंक दे दो। वो एक पैकेट इंक हो सकती है, वो एक बॉटल इंक हो सकती है, और बाकी बड़ी मात्रा में बात करें तो वो एक टैंकर इंक हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्वांटिटी की, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में वाया और ऑफ, ये दो एक शक्ल की मीनिंग देने वाले हैं, जिसमें से वाया दो स्थान की दूरी के बारे में बात करता है। जैसे हम बोलेंगे मुंबई वाया दिल्ली, तो अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की डिस्टेंस की बात करेंगे, और अगर वहां पे से आ जाता है तो वो से वाया ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो वाया का यूज हम लोग दो स्थान के बीच में करते हैं, जहां पर से के लिए यूज किया जाता है, से का सेंस आता है वहां पर यूज कर लेते हैं। उसके बाद में ऑफ क्या आता है? ऑफ, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑफ के बारे में पढ़ा था कि ऑफ कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर किसी तरह का टच जा रहा हो, टच खत्म हो रहा हो। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिर गया, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा है और हाथ से गिर जाता है, हाथ से यानी कि हाथ के बाद से लगा हुआ है, तो वहां पर हम लोग ओ डबल एफ लगा देंगे ऑफ होने से। या हम लोग उन जगहों की बात करते हैं जहां पर हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात करें तो वहां पर भी से के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। तो वहां पर हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से स्विच वर्क करता है, कि यहाँ पर एक आयरन लगा होता है, यहाँ आयरन लगा होता है, ये जब इसमें टच कर जाता है तो फैन ऑन हो जाता है। लेकिन उसकी जगह पर जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ होता है, ना कि ये ऑफ होता है, ये इससे दूरी बना देता है। जैसे हम लोग मेहमान गेस्ट वगैरह जब हम लोग के घर आते हैं तो हम लोग उनको सी ऑफ करने जाते हैं, कहते नहीं है कि उनको देख लें। तो सी ऑफ का मतलब यही होता है कि हम उनको तब तक देखें जब तक कि वो हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए, हमको दिखना बंद ना हो जाए। तो आंखों का संपर्क खत्म हो गया, ये एक तरह का संपर्क होता है। दो चीज का संपर्क हो सकता है, दो चीजों का संपर्क हो सकता है, और एक तरह का ये संपर्क होता है। से के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन के बारे में, इनके बारे में, एट, ओवर, एबोव, अप, अपॉन। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ऑन माने भी पर होता है, इन माने भी पर होता है, एट माने पर होता है, ओवर माने पर होता है, एबोव माने पर होता है, अप माने पर, अपॉन माने पर। इन सब का मतलब पर होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर इसका मतलब पर होता है, कहाँ कहाँ पर में होता है, कहाँ कहाँ से होता है। जैसे इन माने से हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब उसके बाद में अब हम लोग उसी मीनिंग का दूसरा सेंस देखते हैं। तो ऑन पर कहाँ पर होता है? एक सरफेस की बात करता है, कोई भी सरफेस, इस तरह का कोई सरफेस अगर है तो वहाँ पर के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। लेकिन वही सरफेस अगर बाउंड है, बंद है, ऊपर से खुला है भले लेकिन इस तरह का है,
तो वहीं पर हमारा क्या होगा, वहीं पर हमारा इन हो जाएगा। इस सिचुएशन में ये इन हो जाएगा, और अगर ये केबल सरफेस रहा तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर ये यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाए तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉमन में बोलते हैं कि मैं घर पर हूँ। घर पर का सेंस तीन निकलता है। पहला सेंस मैं अपने दरवाजे पर हूँ, वो भी घर पर ही गिना जाएगा। और दूसरा सेंस निकलता है कि मैं अपने घर में छत पर हूँ, उसको भी हम घर ही बोलेंगे। और अगर हम घर में अपने कमरे में हैं तो वहाँ पे भी हम बोलेंगे घर पर है। तो तीन अलग अलग सेंस, लेकिन उसको हम किस तरह से इंग्लिश में दिखाते हैं, बस वही हमारा प्रीपोजिशन का सही यूज बताता है। अगर हम बोलते हैं कि आई एम इन माई होम, अगर हम बोलते हैं आई एम इन माई होम, आई एम इन माई होम, या आई एम इन होम, इस तरह से किया सकता है। तो ये जो इन है ये बता रहा है कि मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। अगर वो बोलता है कि मैं घर में हूं लेकिन वो छत पर है, मैं घर में हूं लेकिन वो छत पर है, तो अगर बोलेंगे आई एम ऑन माई होम, इसका मतलब कि मैं छत पर हूं। अगर कोई घर में आने वाला है तो वो डायरेक्ट स्टेयर से जीने वगैरह चढ़ के डायरेक्ट ऊपर आ सकता है। तो हमने पहले क्या बोला कि आई एम इन माई होम, दूसरा बोला आई एम ऑन माई होम। लेकिन अगर हमने बोला आई एम एट माई होम, तो इसका मतलब कि जैसे ही कुंडी खटखटाओगे मैं निकल आऊंगा और दरवाजा खोल दूंगा। मैं यहाँ भी हो सकता हूँ और मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, एकदम किनारे पे। तो ऐसी जगह पर के लिए हम लोग ऐड का यूज करते हैं। और उसके अलावा भी इन और ऐड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बड़ी जगह में इनका यूज करते हैं, उसी बड़ी में छोटी जगह की बात की जाती है तो वहां पर ऐड बोलते हैं। जैसे कि मैं भारत में उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो आई लिव इन इंडिया एट यूपी। हमने इंडिया के लिए क्या लगाया, इंडिया के लिए हमने इन लगाया, जबकि उसी जगह पर यूपी के लिए हमने क्या लगाया, यूपी के लिए ऐड लगाया। तो जो इंडिया है वो बड़ा प्लेस है, और उस बड़े प्लेस में एक छोटा सा प्लेस क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम बोलेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहता हूं, तो आई लिव इन उत्तर प्रदेश एट कानपुर। तो हम लोग हर बड़े में उसी के साथ अगर उसका छोटा दिया जाता है तो बड़े में इन लगाते हैं, छोटे में ऐड लगा देते हैं। उसके बाद बात आती है ओवर की। ओवर पर एक ऐसा पर होता है कि कोई चीज सरफेस में टच ना करे और ऊपर से ही निकलता चला जाए। सरफेस में टच ना करके ऊपर से ही निकलता चला जाए। जैसे कि ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो वो अपने सरफेस को क्रॉस कर चुका होता है, इसलिए वो ओवरफ्लो हो जाता है, वो ऊपर ही ऊपर निकलने की कोशिश करता है। जैसे कि सड़क पर पानी भरा होता है, अगर वो बह रहा होता है तो वो भी ओवर हो जाता है। वो जब अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो ओवर हो जाता है और ऊपर से ही निकलता चला जाता है। तो सरफेस से ऊपर का जाना ये हमारा ओवर होता है। दूसरा एबोव के बारे में तो हम लोग जानते हैं, किसी भी तरह की क्वांटिटी या कोई चीज सरफेस में टच ना करके ऊपर ही ऊपर रहे तो वहां पर हम लोग एबोव का यूज करते हैं। लेकिन एबोव एक ऐसा ऊपर होता है जो हमें नजर आता है, और अब एक ऐसा ऊपर होता है जो हमें पता है कि वो ऊपर है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने छत पर कुछ सामान रखा, मैं नीचे आ गया, तो मैं वहां पर के लिए अप का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने ही रखा है। ये हमारा ऑन है, ये हमारा अप है, और ये हमारा एबोव है। तो यहाँ पर बात हुई अब तक। अब अपॉन की बात होती है। जब बात हम एक सरफेस की करते हैं तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं, लेकिन उसी सरफेस में कुछ एलिवेटेड प्लेस अगर आ जाए तो अब ये अपॉन हो गया। इस ऑन के अकॉर्डिंग ये अपॉन है, और अगर ये ना हो तो खुद इसके अकॉर्डिंग ये ऑन ही रहेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये अपॉन हो जाएगा। तो अपॉन क्या होता है, एक एलिवेटेड प्लेस होता है। कुछ भी नॉर्मल सरफेस से थोड़ी सी ऊंचाई अगर होती है तो वहां पर हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। तो हमारा पर का यूज फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बीच में की। जैसा कि हमने बताया दो के बीच में अगर कुछ आता है तो वो हमारा बिटवीन होता है, और दो से ज्यादा के बीच में अगर कुछ आता है तो वो हमारा अमंग हो जाता है। तो
तो ये तो बीच में इशू नहीं करता, ये आराम से हो गया। अब उसके बाद में इन फ्रंट ऑफ माने सामने होता है, अपोजिट माने सामने होता है, एले माने सामने होता है। अब बात ये आती है कि अगर यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, उसके सामने भी एक बॉक्स रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके अपोजिट में है। अगर यहाँ पर डोर है, अगर यहाँ पर डोर है तो इसके अकॉर्डिंग ये अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के सामने, आमने सामने कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहां पर अपोजिट का यूज करेंगे। जबकि सामने का एक ये होता है, इस घर के सामने एक और ये घर है, तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे यूज किया जाएगा कि इस घर के सामने ये घर है, बीच में रोड है और इस घर के सामने ये घर है, तो यहाँ वाला जो सामने है ये इन फ्रंट ऑफ है। और जबकि दोनों डोर अगर आमने सामने होते हैं तो हमारा वो अपोजिट हो जाता है। अब उसी जगह पर ये यहाँ ना होके अगर ये यहाँ पर होता है तो ये जो सामने है ये एले हो गया, यानी कि इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर दोनों एक दूसरे के सामने है, लेकिन फ्रंट नहीं है, ना वो फ्रंट है ना वो अपोजिट है। फ्रंट और अपोजिट में तो हम लोग समझ गए हैं, जब डोर के सामने डोर होगा तो वो हमारा अपोजिट हो जाएगा, लेकिन डोर के सामने उसका बैक होगा तो वो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब कॉर्नर से उसका कॉर्नर मैच करता है, दोनों कॉर्नर नहीं मैच करना चाहिए, केवल एक कॉर्नर मैच करना चाहिए। अगर एक कॉर्नर से एक कॉर्नर मैच करता है तो वहां पर हम लोग एले का यूज करते हैं सामने में। तो अब हमारा इसका यूज भी फिनिश हो गया, इसका यूज भी फिनिश हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं नीचे की। तो डाउन माने नीचे, अंडर माने नीचे, बेनिथ माने नीचे और बेलो माने भी नीचे होता है। डाउन माने नीचे हम लोग कॉमन में यूज करते हैं, जैसे कि हम छत पर हैं, अगर नीचे की बात करें तो वो डाउन है। नीचे की सीढ़ियों की बात करते हैं तो डाउन स्टेयर है, तो वो नीचे आ गया। हमारे घर में नीचे एक तरह के बेसमेंट की अगर हम बात करें, अगर बेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक है वो डाउन है, इसीलिए यूज करते हैं गो डाउन। गो डाउन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि नीचे जाना है, नीचे के हिस्से का स्पेस है। उसके बाद में अंडर नीचे क्या होता है, जब कोई चीज नीचे टच करती है, जब कोई चीज नीचे टच करती है ऊपर टच नहीं करती है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नीचे टच करने की बात हो रही है तो वो अंडर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर और नीचे दोनों टच करती है तो वो बेनिथ हो जाएगा। तो कोई चीज जब केवल नीचे टच करती है ऊपर टच नहीं करती है तो वो अंडर होता है, और जब कोई चीज ऊपर नीचे दोनों टच करती है तो वो बेनिथ होता है। इसीलिए अंडर ट्री का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सरफेस को तो टच कर रहे हैं लेकिन हम लोग स्काई को, यानी कि पेड़ की जो पत्तियां वगैरह हैं, हम लोग उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां पर अंडर का यूज करते हैं। बेनिथ का यूज कहाँ पर होता है, बेनिथ का यूज जब ये नीचे ऊपर दोनों को टच करें, जैसे कि हम लोग लैडर वगैरह यूज करते हैं, पेड़ पर लैडर लगाते हैं, तो लैडर क्या नीचे भी टच करेगी ऊपर भी टच करेगी, तो उसको हम लोग बेनिथ में लगा सकते हैं। बेलो क्या होता है ये तो हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज के इस तरह से नीचे हो कि टच ही ना हो और वो नीचे भी टच ना करे, नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि वो इससे नीचे है, इसलिए बेलो यूज करेंगे। वैसे भी बेलो का यूज क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं, जब हम लोग एज की बात करते हैं कि 20 से नीचे है, 18 से नीचे है, तो हम लोग बिलो 18 बिलो 20 का यूज करते हैं। एबो में भी क्वांटिटी की बात आती है, एबो में क्वांटिटी की क्या बात आती है कि 20 के ऊपर है, 30 के ऊपर है तो एबो 20 एबो 30, तो इस तरह की हम लोग क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो हमारा नीचे वाला मैटर क्लियर हो गया है। अब हमारी बात आती है में की। इन माने में होता है, इनटू माने में, इनसाइड माने में, विद इन माने में, एट माने में, ऑन माने में। तो बात हमारी आती है कि इन माने में, इन माने में एक ऐसा में होता है कि हम लोग कॉमन में यूज करते चले आ रहे हैं। इनटू क्या होता है, जब कोई चीज फोर्स के साथ जाती है, जब मैंने मार्कर को उठाया और किसी बॉक्स में डाल दिया तो वो वहां पर इनटू हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स के साथ जा रही है, एक तरह का फोर्स लग रहा है वहां पर। और इनसाइड माने में क्या होता है कि ये तो अंदर का ही सेंस देता है, लेकिन कोई अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, उसके लिए इनसाइड में होगा, लेकिन बाहर वाले के लिए वो इनसाइड वाला नहीं यूज किया जाएगा। विद इन माने में और इन माने में इनका यूज तो हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है कि दिए गए समय के आखिरी में काम का होना
फर्स्ट से लेके 30 के बीच में वर्क का कंप्लीट करके देना हमारा इन होता है, और दिए गए समय के बीच में ही काम का हो जाना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा विद इन होता है। एट माने में एक ऐसा में होता है जो कि सरफेस की बात करता है। जैसे मैंने बोला मैं घर में हूँ और मैं दरवाजे के पास अगर हूँ तो वहाँ पर आई एम एट द डोर, उसी तरह से यूज किया जाता है, बस सेंस बदल जाता है। कुछ लोग मे के लिए मे का सेंस देते हैं, कुछ लोग वहाँ पर से का सेंस देते हैं, तो दोनों सेंस एक ही तरह की मीन देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एट में एक ऐसा में होता है जो कि उसके कॉर्नर बिंदु की बात कर रहा होता है, ऑन वही में होता है जो कि उसके सरफेस के ऊपर के सरफेस की बात कर रहा होता है। होता वो सरफेस है लेकिन नॉर्मल सरफेस एक बाउंडेशन के अंदर होता है, दूसरा वाला जो सरफेस होता है वो ऑन हो जाता है। तो हमारा मे वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग टिल, अनटिल और अप टू की बात करते हैं। टिल तक जो होता है वो एक कॉमन सेंटेंस में पॉजिटिव केस में जो हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारा टिल तक होता है। उसके बाद में हम लोग अनटिल का यूज क्या करते हैं, उसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर अनटिल वाला तक हो जाता है। लेकिन अप टू क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइमिंग, आज से लेके 20 साल बाद या 2 साल से 3 साल तक का समय। जैसे कोई भी चीज बोलते हैं कि अपग्रेड होती है, अप टू डेट होती है, तो वो चीज अप टू डेट होती चली जाती है। एक लिमिटेड टाइमिंग कॉर्नर बिंदु से दूसरे कॉर्नर बिंदु तक पहुंचने की जो बात करता है वो हमारा अप टू होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आज हम लोगों ने प्रीपोजिशन को बेसिक तौर पर पढ़ा है, और जैसे कि आपने देखा कि प्रीपोजिशन को हमने अलग अलग सेंस के तौर पर उनके अलग अलग यूज के बारे में बताया है, और अगर उसमें कुछ भी रह गया हो या कुछ बताना हम भूल गए हो तो आप कमेंट्स में उस बात को लिख दें और उसका रिप्लाई किया जाएगा, और हो सकता है उस पर एक और वीडियो बना के उस पर डाली भी जाएगी। और कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं और आपकी बात का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय, थैंक यू।